नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। देश के सवाल में आज बात देश की आन बान और शान महिला पहलवानों की। ओलंपिक से लेकर एशियाड तक पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। जिन बेटियों को रेसलिंग के मैट पर होना चाहिए था, वो पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए धरना दे रही हैं। महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी साल जनवरी की सर्दी में भी महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया था और अब अप्रैल की तपती दोपहरी में भी पहलवानों ने एक बार फिर बृजभूषण सिंह के खिलाफ ताल ठोक दी है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। आखिरकार दांव पेच के खेल में खेल क्या है, खिलवाड़ कौन कर रहा है, सब पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि पहलवानों ने क्या कुछ कहा है। हमने सर्विसेज से छुट्टी ले रखी है अपनी, और प्रोटेस्ट अधिकार है सबका। कौन सा खेल नहीं आए, कौन से टूर्नामेंट में वो हमारी मर्जी है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपनी नौकरी कर लेंगे। नौकरी से छुट्टी लेना सबका अधिकार है। देखिए, यहाँ पे जो भी आता है हमारे समर्थन के लिए आता है, ना कि अपनी वोट मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, चाहे कोई भी आए, सबका वेलकम है। बीजेपी के लिए भी वेलकम है। ये नहीं कि जो लड़कियों का फायदा उठाए वो आप लोग दिखा दीजिए। वो चुनाव से ज्यादा बड़ा है। चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए या एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है या फुटपाथ पे सोने का। कौन से पहलवान नहीं है हमारे साथ? सभी पहलवान हमारे साथ में हैं। नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके परिवार के लोग हैं, कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं। आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है। तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए, हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। वहीं महिला पहलवानों के धरने पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए बोलना मुनासिब नहीं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कहने से थोड़ा होगा। आपने बृजभूषण सिंह को सुना, जो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
अपने देश की लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। देश के सवाल में जो सवाल हम उठा रहे हैं, पहला सवाल यह है कि महिला पहलवानों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। दूसरा, क्या बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है। तीसरा, क्या बृजभूषण शरण सिंह को जांच ठीक से नहीं हुई है इस पूरे मामले में। और चौथा, दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। इन 4 सवालों पर ही हम डिबेट की शुरुआत करेंगे और इन पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आरके मिश्रा हैं, नेता हैं बीजेपी के, एडवोकेट महिमा सिंह हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, दीप कमल सारण हैं, प्रवक्ता हैं जेजीपी के, वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं, सौरभ हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मनोज जोशी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, जंतर मंतर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपके साथ कौन शख्स हैं और इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? देखिए, हालात इस वक्त ये हैं कि पहले दिन अब जब हमने देखा, जब ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, 15 से 20 लोग यहाँ मौजूद थे। उसके बाद ये संख्या बढ़ती चली गई, खाप पंचायतें आई और उसके बाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इससे जुड़ गए हैं। मेरे साथ ज्ञान सिंह मौजूद हैं जो पूर्व राष्ट्रीय कोच हैं और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता हैं। क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी थोड़ी सी राहत मिली पहलवानों को, उनके चेहरे भी आज खिलते हुए दिखाई दिए, क्या कहेंगे आप? बस यही है कि आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और कल बच्चों ने भी अपील की है कि भाई जो पिछली बार हमने कहा था हम किसी को जो है ना पॉलिटिशियन पार्टी वालों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने अपील की है, लेकिन अपना झंडा ना लेके आओ क्योंकि हमें सपोर्ट करो, हमें आपकी ज़रूरत है। पिछली बार हमने लगा था कि हम अकेले कर लेंगे, हम अकेले नहीं कर पा रहे, तो आज लोगों ने भरपूर स्वागत इनका वो साथ दिया है। बहुत लोग आए हैं, नेता, एक्स MP, एक्स चीफ मिनिस्टर और किसान यूनियन के, खाप पंचायत के, मतलब बहुत लोग। और अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर पिछली बार की तरह तो नहीं होगा। नहीं, हमने कहा, आपने टीवी देखा होगा, बच्चों ने अपील की है, शायद वो आपने नहीं सुनी होगी। ज्ञान जी, 7 महिला पहलवानों ने जो शिकायतें दर्ज की हैं, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया आज इसी मंच से, जंतर मंतर से, कि पहलवानों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें ब्राइब देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वापस लें। और इसमें कितनी गंभीरता है इस मामले में और इसको लेकर कितना डर है? ये अभी सच्चाई हमें कंफर्म किया है उन्होंने अपने बजरंग जी के फ़ोन पे, उनका जो स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन जो कॉल होता है, वैसे तो उनको रिकॉर्डिंग नहीं करनी आती, तो उस पर कॉल का नंबर आया है। अरे एक ने बता रहे हैं किसी को व्हाट्सएप पे उसका आधार कार्ड निकाला है, फ़ोटो निकाला है कि इस फ़ोटो को पहचानो, तो उसने उसकी फ़ोटो को स्क्रीन भेजी है, तो उसमें 2 का ही नाम आ रहा है जैसे उनके पास। और वो ऑफिशियली उन्होंने उनके फ़ोटो की मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन शॉट समेत उनको भेजा है, जिसमें महावीर बिश्नोई जो द्रोणाचार्य अवार्डी है एक वो लगा हुआ है। इसमें अभी ये नहीं पता चला है उनको क्या क्या कहा गया है, क्योंकि वो स्क्रीन शॉट हो जाएगा जी हमें कुछ लालच दिया जा रहा है या मतलब धमकाया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उन 2 आदमियों के अभी स्क्रीन शॉट करके भेजे हैं कि इन्होंने ये ऐसा किया है। तो आशीष जी, आपने सुना कि जिस तरह से ज्ञान सिंह जी ने बताया बजरंग पूनिया के मार्फत कि उनको डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें ब्राइब देने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कई फेडरेशन के जुड़े हुए लोग और पूर्व कोच इसमें जुड़े हुए हैं। ये गंभीर आरोप लगा है आज जंतर मंतर से पहलवानों द्वारा। जी मनोज जी, आप ग्राउंड जीरो पे बने रहिएगा, हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अश्विनी दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अश्विनी दुबे जी, सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ के अगर इस पूरे कार्यकाल को देखें आप पिछले इतने दिनों में, तो शायद ये पहला ऐसा मामला है जब सीजीआई के समक्ष किसी मामले को मेंशन किया गया और ये कहा गया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है, लेकिन सीजीआई ने ये कहा कि तत्काल नहीं, हम अभी इस मामले में सुनवाई करेंगे और सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला जो है ये पॉस्को से रिलेटेड है, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड है, तो ऐसे मामलों में अगर कोई शिकायत अदालत में दी जाती है तो उसके बाद कार्रवाई क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आशीष जी कि 21 अप्रैल को पुलिस को कंप्लेंट इन कंप्लेनेंट्स ने दिया, जो आज याचिका जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, और कहा कि उनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उनके साथ यौन शोषण हुआ, सेक्सुअल फेवर्स की बात की गई, तो उस पर पुलिस को इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि
देश का कानून भी और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट भी साफ तौर पर कहती है किसी महिला के द्वारा, और वो भी अगर कोई नाबालिग महिला भी उसमें अगर शामिल है, ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो वो लॉजिकल एंड पर लेना चाहिए। परंतु इसमें कुछ नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सीजेआई ने बिल्कुल अपने विजडम का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस को कहा कि आप नोटिस जारी किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपने अब तक क्या इसमें स्टेप्स लिए, जवाब मांगा। दूसरा, आपने पॉक्सो एक्ट की बात की। पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल स्टैट्यूट है, इसमें 18 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनसे कम उम्र के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का मतलब कि उनके साथ जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है बॉडी टू बॉडी टच, उनके साथ उनके आचरण से भी, व्यक्ति से भी, और अगर ऐसा लगता है कि बातचीत के दौरान या किसी और तरीके से उनके साथ यौन शोषण होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो आरोप तो छोटा नहीं है, आरोप बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि जो आईओए की जांच कमेटी बनी, जिसमें मैरी कॉम, डोला बैनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त और सहदेव यादव थे, वो जांच रिपोर्ट क्या सेक्सुअल असॉल्ट की जांच रिपोर्ट है जिसको सीलबंद लिफाफे में उन्होंने देने के लिए कहा, या वो जांच रिपोर्ट जो है इस बात के बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं किसी भी प्रकार के निराधार, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है रूलिंग पार्टी के, तो इसका मतलब बहुत करेज चाहिए इसके लिए। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी चाहिए, और अगर ऐसा लगता है आशीष भाई कि इसमें मुकदमा बनता है तो निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वेदभूषण जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि वेदभूषण जी को लंबा अनुभव भी रहा है, पूर्व एसीपी भी रहे हैं। वेदभूषण जी, जब इस तरह के मामले आते हैं पुलिस के सामने जिसमें पॉस्को भी इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी है, और एक नहीं कई महिला खिलाड़ी ये आरोप लगाती हैं, तो उस समय जांच किस तरह से आगे बढ़ती है? कोई नॉर्मल अगर इंसान होता तो कब तक उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया होता, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यहां तो अब एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। आशीष सिन्हा जी, मैं एसीपी पार्लियामेंट रहा हूं, जहां पर ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहले जो दिल्ली पुलिस का रिजेंटमेंट वो ये है कि यहाँ से धरना प्रदर्शन अलाउड ही नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी अदालत एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर बिना परमिशन के आपका धरना वैध नहीं है, इलीगल है। नंबर 2, आपको याद होगा मी टू कैंपेन चला था, उसमें 19 मुकदमे दर्ज हुए। वो किस वजह से किया गया था, कैसे किया, उन मुकदमों का क्या असर हुआ, आपको तमाम को लोगों को पता होगा क्या हुआ। अब इश्यू आता है कि क्या पूरे हिंदुस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, अदालतें, डिफरेंट थाने हैं, डिफरेंट स्टेट पुलिस हैं, तो क्या महाराष्ट्र का और हरियाणा के तमाम मुकदमे दिल्ली में जंतर मंतर पर यदि भीड़ आ जाए तो इकट्ठे कर लिए जाएं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये लीगल इश्यू है, क्योंकि वो उनको पूरी लिबर्टी है 156(3) कंप्लेंट कोर्ट में करने की। अब चूंकि सारा जुडिक्शन हरियाणा का है, अब सारे हरियाणा के वेदभूषण जी, 0 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती क्या? सवाल है, आशाराम के खिलाफ अगर 0 एफआईआर दर्ज हो सकती है तो बृजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, आशाराम मामले को आप इससे, क्योंकि ये राजनीतिक इसको रंग ज्यादा दिया जा रहा है, इसमें बहुत इन्यूमरेबल कंप्लेंट्स है। देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश को मेडल जिताया है, इसमें राजनीति कहां से आ गई? मैं उसमें कोई शक नहीं है, उसमें आशीष जी मेरा कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिल्ली पुलिस को इसमें शक नहीं है, बेहतरीन खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पर कम से कम उसमें राजनीति का जो अब लग रहा है कि राजनीति ज्यादा हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेट अस वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। उसमें नहीं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्या? सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित तो क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी एक मामला आया था। मैं आप थोड़ा 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं आप क्लियर करूंगा। सौरभ जी, आप 30 सेकंड, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। वेद जी आप बताइए, उसके बाद मैं सौरभ आपके पास आऊंगा। जी बोलिए। देखिए आशीष जी, दिल्ली पुलिस सैकड़ों मुकदमे रेप के दर्ज करती है, तो इस मुकदमे में ऐसा पुलिस का तो ऐसा है नहीं कि इस मुकदमे को लेकर जिद पे बैठी हुई है कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा, परंतु दर्ज करने के तरीके, कोई कायदा कानून सिस्टम। मैं बता रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो जल्द से जल्द इसमें जांच की जाए और उसकी जो रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट है, वो तैयार की जाए, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सौरभ, आप हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं। इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी कर रही है।
इंक्वायरी कमेटी सौरभ, आप बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सील्ड लिफाफे में चली ऐसा है कि जाएगी। जब ये देखिए, ये सवाल किससे जुड़ा क्योंकि हुआ है, इतना- यहाँ पे एलिगेशन आया है देश के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक और उनके साथ जो अदर रेसलर्स है, इन लोगों ने देश का बहुत नाम रोशन किया हुआ है। और जैसा कि अश्विनी जी ने बताया था कि अगर किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के, वो भी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ अगर एलिगेशन लगा रहा है तो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है ये, कितना करेज चाहिए होगा, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों का अपना फ्यूचर भी दांव पर लगा हुआ है। ये हिम्मत करके जब वो सड़क पर आज उतरे हुए हैं तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस को बहुत पहले इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, और एफआईआर रजिस्टर करने से कोई दोषी नहीं साबित हो जाता है। एटलीस्ट उनको एफआईआर रजिस्टर करके मामले की जांच करनी चाहिए थी, और जांच की जो रिपोर्ट आती है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो अपने बचाव में कहना जी। वो भी क्लियर हो जाता, और रेसलर का जो एलिगेशन वो भी हो जाता। सौरभ जी, और लेकिन कहते यहाँ भी है पे- ना कि सांच को आंच किया, आरके मिश्रा जी, जांच से इनकार क्या और रेसलर दर्ज कर लियो तो एफआईआर। इंतजार किया। बीजेपी बैकिंग क्यों कर रही है मैं ब्रिजभूषण पूछना की? चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री को देखिए, जो आशीष ओवरसाइट जी, कमेटी यहाँ बनाई पर थी जिस उसमें तरह 4 से हफ्ते ये का मैंडेट घटना था। हुई है, वो निश्चित 4 तौर पर हफ्ते ये के बहुत ही मैंडेट में गंभीर रिपोर्ट मसला अपनी है। सौंप दी गई, लेकिन उस जहाँ रिपोर्ट तक का बात क्या है हुआ इसका कि सौरभ जी, सिलसिलेवार सौरभ जी, ढंग कुछ से पलों के लिए रोकिएगा। थी, आरके मिश्रा जी, आप तब बोलिए जो है पहले। इन हाँ। रेसलर्स को शायद दोबारा धरने की जरूरत न पड़ती। सिलसिलेवार ढंग से इसको बताना चाहूंगा। ये घटना 18 जनवरी की है और 19 जनवरी को माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी आकर के और पूरे ही जो प्रकरण है, जो पूरे ही विषय था, उसको समीक्षा पूर्वक उन्होंने प्रेस के सामने कहा, जो कि जिस तरह से खिलाड़ियों का जो डिमांड था, उन्होंने कहा जो कि समिति गठित होगी और समिति के गठन में जो जिसमें मैरीकॉम की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है, अध्यक्षता में अलकनंदा, अशोक, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता भी इसमें शामिल थे। अब ये देखिए, यहाँ पर खेल मंत्री जी ने पूरे कहा जो कि 72 घंटे के अंदर में ये सारी चीज जो है सो की गई है, और निश्चित तौर पर जो सरकार का जो पक्ष है, अगर हमने कहा है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कोई स्लोगन नहीं है, ये हमारी कमिटमेंट है और पूरे देश की जनता के साथ हम खड़े हैं। खिलाड़ियों के जो योग्यता है उसके ऊपर में कोई संदेह नहीं है, उनकी कुशलता के ऊपर में कोई संदेह लेकिन नहीं। उनकी बातों पे संदेह हो जाता है ना आरके मिश्रा जी। आ रहा हूँ विषय, उसी विषय हाँ, पे बताइए आ रहा हूँ। जी। अब देखिए यहाँ पर जो उनकी डिमांड थी, उन्होंने कहा कि उसकी महासंघ को भंग किया जाए। उसके बाद जिस तरह से ये हुआ जो कि इंडियन ओलंपिक संघ का के अंदर में ही सारी जो है सो चुनाव कराई जाएगी, खास करके, और जो समिति के अब आज का ये कल का जो प्रदर्शन है, इसमें मैं देख रहा हूं जो कुछ एडिशनल डिमांडें, जिसमें उसमें ये कहा गया है जो कि समिति के अंदर जो सदस्य हैं उनके ऊपर ही संदेह है। मैं और भी चैनलों पर बैठ करके मैं इस तरह की बातें सुन रहा था, और मुझे लगता है खिलाड़ी और सरकार के साथ कोई ऐसा दुश्मनी तो है नहीं। खिलाड़ी की जो नहीं मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी निभाई जा रही है। महिमा जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आरके मिश्रा जी कह रहे हैं हम तो कोई दुश्मनी निभा नहीं रहे हैं। अगर दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं तो फिर आशीष जी, बड़े सरल और स्पष्ट सवाल हैं हमारे। वो सवाल ये हैं कि आज साल का 4था महीना चल रहा है। ये मुहिम शुरू हुई थी जनवरी के महीने में, जबकि ये देश की बेटियां और जो देश के लिए मेडल्स लाती हैं, जो देश का नाम ऊंचा करती हैं, जब सरकार ट्वीट करती है और उन्हें बधाई देती है, तो फिर आज जब वो आंसू बहा रही हैं तो सरकार पीछे क्यों है, जबकि वो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर प्रधानमंत्री आवास से या सारे मंत्रालयों से कुछ ही दूरी पर बैठी हुई हैं। हम ये जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि वो कौन सी बात है जिसके कारण, वो कौन सा कारण है, ठोस कारण सरकार के पास, जिसकी वजह से अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट आ गई थी कमेटी की, उसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, या उसके ऊपर जनता जनार्दन को या इन खिलाड़ियों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, या सरकार ने अपनी मंशा साफ नहीं की। या वो कौन सा कारण है कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड होने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ना तो मन की मिश्रा बात जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ना ही प्रधानमंत्री इन 4 महीने में एक बार भी जाकर के इन खिलाड़ियों से, इन देश की बेटियों से मिले हैं। तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बिल्कुल एक जुमला ही लगता है, और जुमला है ही, क्योंकि आप ये देखिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर ये सिर्फ आरोप मात्र नहीं है आशीष जी। आपको याद होगा इनका वो वीडियो वायरल हो गया था जब मंच पे इन्होंने किसी बच्चे के ऊपर सवाल पूछने के लिए किस तरह से तमाचा उसके मुंह जी बिल्कुल, मुझे ध्यान में है। तो इनके तो सारे आरोप हैं, चाहे वो यौन उत्पीड़न का आरोप हो खिलाड़ियों का, चाहे वो तानाशाही मनमानी का आरोप हो, चाहे वो ये आरोप हो कि ये इस तरह से बर्ताव करते हैं। मिश्रा जी, सवाल का जवाब दीजिए। लखनऊ में कैंप क्यों रखते हैं? देखिए आशीष जी, सारे सवाल वाजिब है, पर जवाब गायब है। करते हुए
मैं बड़ा सम्मान करते हुए मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, क्या समिति का जो रिपोर्ट है क्या उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या नहीं, रिपोर्ट तो आ गई ना, रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो खिलाड़ियों को आना पड़ा। 3 हफ्ते पहले नहीं, रिपोर्ट तो आशीष जी, रिपोर्ट तो आ गई है। हाँ, मैं कह रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आज गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है जो कि ये मामला गंभीर है और इसकी गोपनीयता बरकरार मिश्रा जी, मैं अब आपको बताता हूं, आप बैकग्राउंड की बात करते हैं। जनवरी में जब ये धरना शुरू हुआ था तो हमारे खिलाड़ियों ने क्या कहा था कि हम इसमें पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हम इसमें थाने में नहीं जाएंगे, हम इसमें कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी भी राजनीतिक नेता को या पार्टी को अपना मन साझा नहीं करने देंगे। उन्होंने बस कहा था कि जो हमारे ग्रीवांसेस हैं, जो हमारी मांगे हैं, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हो पाई है, वो संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, तभी वो सड़कों पर आए हैं, तभी वो कोर्ट गए हैं, तभी वो थाने में गए हैं, तभी वो कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल हमें सपोर्ट करें। तो गलती आपकी तरफ से कहीं हुई है। आशीष जी, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। इससे पहले जब धरना दिया गया था, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिस तरह से खिलाड़ियों ने उनको इग्नोर किया था, लेकिन मुझे लगता है जो इस बार का जो धरना है इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक अपने आप को मंच तैयार देख रही है और इस मंच के माध्यम से तो सरकार के ऊपर में हमलावर है। नहीं, अब मिश्रा जी, राजनीतिक पार्टियों को ये मंच दिया किसने? अगर आपने कार्रवाई कर ली होती बृजभूषण सिंह के खिलाफ तो ये मंच मिलता नहीं ना। आशीष जी, एक चीज बताइए, एक समिति की रिपोर्ट आती है और अब समिति के सदस्यों को सार्वजनिक कर दीजिए कमेटी की रिपोर्ट, क्या दिक्कत है? क्यों महिमा जी, सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत है क्या? दो चीज है। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर, 2 बातें हैं। ये भाजपा की दोहरी नीति को दर्शाता है। जब दूसरी पार्टियों की बात हो, मामला सब जुडिस हो, तो उसमें गोपनीयता रखना आवश्यक नहीं है। लेकिन आज देश की बेटियों की, खिलाड़ियों की बात है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, उसके अंदर इनको गोपनीयता रखनी है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा जो कि मामला गंभीर होने के कारण इसकी गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए? ऐसे चर्चा करने से जनता का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? आशीष जी, आप सुनिश्चित नहीं, लेकिन मिश्रा जी, अदालत ने तो इसलिए कहा क्योंकि इन बेटियों का सम्मान बचा रहना चाहिए, इसलिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये बात अदालत में महिला खिलाड़ियों के फेवर में कही गई थी। क्या भाजपा के प्रवक्ता नहीं जानते हैं कि मैं कह रहा हूँ, आज जो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में दिशा निर्देश नहीं दिया जो कि ये मामला गंभीर है, इसीलिए इसकी गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए? आज जो कह रहे हैं सार्वजनिक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक किया जाए, ये किस आधार पर है? मैं तो कहता हूं सरकार न्यायालय के समक्ष में जो भी रिपोर्ट है या जो भी दिल्ली पुलिस ने, आप कह रहे हैं जो कि एफआईआर दर्ज नहीं किया, दिल्ली पुलिस का मुझे जो मीडिया रिपोर्ट मिली है उसमें यह कहा गया है तो ये रिपोर्ट को उन्होंने मंगवाया है और रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि सबके इसमें जो है सो सारे कथन है, जो पक्ष है जो विपक्ष है उसमें सत्य, खिलाड़ियों का भी उसमें जो अपनी बात रखनी थी उन्होंने रखा है और सरकार की तरफ से। दीप कमल जी भी हमारे साथ जेजेपी से हैं, उनके पास भी चलते हैं। दीप जी, सरकार अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है, आपने आरके मिश्रा जी को सुना, नेता बीजेपी के हैं, बचाव कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जब महिला पहलवानों से जुड़ा हुआ विषय है और देश की बेटियों से जुड़ी हुई बात है तो सारी बातें राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए और कोई भी शख्स अगर मनमानी से किसी खेल संघ को चलाने की कोशिश करता है या हमारे जो युवा पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनके करियर को प्रभावित करता है या उनके साथ किसी भी तरीके से शोषण करता है, मेरे ख्याल से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम बातों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जरूर ये है कि एक पार्टी अब जो आज विपक्ष में है वो इस बात के साथ अपनी हिमायत दिखाएगी, अपना समर्थन देगी, लेकिन जो सत्ता पक्ष में है क्योंकि उनके सांसद हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी उसको समर्थन करना। मैं मानता हूं कि जो खिलाड़ियों ने पिछली बार से अब अपना स्टैंड बदलकर ये कहा है कि राजनीतिक मंच, राजनीतिक लोग भी उनके पास आएं और अपना समर्थन दें, उनकी ताकत बढ़ाएं, ये बात कहीं ना कहीं पटरी से उतर सकती है। ये पूरा विषय राजनीतिक हो सकता है आने वाले दिनों में। नहीं, लेकिन दीप कमल जी, उनके पास अगर कोई ऑप्शन ना हो तो वो क्या करें? जब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लिया, कमेटी की रिपोर्ट आ गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर वो मदद किससे मांगे? देखिए, जहां तक दिल्ली का विषय है, दिल्ली पुलिस को इसकी एफआईआर करनी है और खेल मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है, उन पर मान लीजिए कि उनको विश्वास नहीं है, लेकिन अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वहां पर कम से कम उनको इंतजार करना चाहिए था। ऐसे धरने पर बैठने से अगर हफ्ता 10 दिन महीना पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाते और वहां से उनको इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा अभी मिला है, तब हम ये बात कह सकते थे कि हाँ, उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा और अपने
दरवाजे उनको सभी राजनीतिक लोगों के लिए भी खोलने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक बात खिलाड़ियों की आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो महिला संगठन हो, चाहे खाप पंचायतें हो, बाकी लोग हो, हर कोई उनके साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए समर्थन की कोई कमी है। हम सरकार का हिस्सा हैं, उसके बावजूद हम खुलकर उनके साथ हैं और खिलाड़ियों के पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे नेता ने भी कही है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से अगर हम इस डिबेट को ले जाएंगे और वो मंच एक राजनीतिक मंच बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो उनका इरादा है उस पर भी कोई सवाल खड़े करने वाला आ जाएगा, उसकी दिशा और उसका क्रेडिट लेने वाला भी कोई आ जाएगा। इस सवाल का जवाब मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मनोज जी, जो प्रवक्ता जेजीपी के दीप कमल जी जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस मामले में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर बड़े नेता हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जो ये पूरा मामला है वो डिरेल तो नहीं हो जाएगा? ज्ञान जी, ये एक सवाल उठा है हमारे पैनलिस्ट की तरफ से कि जब ये पूरा मामला डिरेल नहीं हो जाएगा, अगर आपने जो एक तरफ तो पहलवान जो है आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं तमाम पार्टी के नेताओं से कि आप आए यहाँ पर अपनी बात रखें, कई मामले से भटकता हुआ मामला तो नहीं दिखेगा आपको? ये देखो, अब हमें बच्चे भी ये है, उनको भी नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या कहें, ये पॉलिटिक्स का तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता है, राजनीति क्या हुआ है। पिछली बार ये कहा था भाई आपने लोगों को आने नहीं दिया, इसलिए आपको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए आपको इन्होंने भगा दिया या गुमराह कर दिया। अब हम बुला रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं, तो लोगों ने तो देखो कहना ही है, सबके विचार एक तो हम कर नहीं सकते। हमने लेकिन ये जरूर रिक्वेस्ट की है भाई अपनी पार्टी का झंडा ना लेके आए और अपनी पार्टी का एजेंडा यहाँ पे ना बोले, यहाँ जो है हमारे बारे में बोलें, हमारे बच्चों के बारे में जो गलत है उसको सपोर्ट करें और हमारी जो भी हेल्प कर सकता है। हम बीजेपी वाले को थोड़ी मना किया है, बीजेपी वाले सांसद भी आए, एमएलए भी आए, उनके प्रवक्ता भी आए, हमें उनका भी स्वागत है और हमारे लिए वो करें। भाई बीजेपी पार्टी ने थोड़ी किया है ये जो भी एलिगेशन बीजेपी पे नहीं लगाए हैं, ये एक सांसद पे लगाए हैं, ये लोग बीजेपी पे क्यों मान रहे हैं? चलिए आशीष जी, एक मुद्दा और यहाँ पर उठने वाला काफी गर्म मुद्दा है जो बहुत चर्चा का विषय बन गया है आज, क्योंकि बबीता फोगट ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, ओवरसाइट कमेटी की वो सदस्य थी और उन्होंने तमाम अपने साथियों पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उन्हें रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई। ये कैसा इंसाफ है कि अगर आप ओवरसाइट कमेटी बनाते हैं, और शायद क्या गतिरोध की असली वजह यही तो नहीं है कि आपस में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं ओवरसाइट कमेटी के सदस्य? ओवरसाइट कमेटी पे तो मैंने आपको शायद कल भी बात बताया था, मैंने वो ओवरसाइट कमेटी का ही नहीं समझ में आ रहा। आपको कमेटी ओवरसाइड है, वो है रेसलर्स की, स्पोर्ट्समैन, चलो रेसलर नहीं है उसमें, स्पोर्ट्समैन दूसरे गेम के भी, मेरी कोम जी भी हैं, एक रेसलर, 2 रेसलर भी हैं। भाई ये रेसलिंग की कोई वो थोड़ी थी कि एक्टिविटी उसके बारे में उन्होंने बताना था या कोई कुश्ती की वो है, ये टेक्निकल बात थी वही महिलाओं की छेड़छाड़ की। महिलाओं की छेड़छाड़ के बारे में उन्होंने क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट देंगे? वो तो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो कितना बताएंगे कि इस पर कानून लागू होगा, कितना लागू होगा, कितना नहीं होगा, इतना गलत था, इतना ठीक था। ये तो अपने आप में कमेटी ही मुझे मतलब कुछ नहीं लगती। मुझे को कमेटी लगती है क्रिकेट वाले कोच को कुश्ती दी। मनोज जी, कमेटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए अश्वनी दुबे जी के पास चलूंगा। बताएगी भी तो। मनोज जी, अश्वनी दुबे जी के पास जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अश्वनी जी कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं वो कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं बल्कि वो कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक नई कमेटी बनाने के भी आदेश दे सकता है, अगर कमेटी को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आएगी तो? निश्चित तौर पर अगर ऐसा लगता है कि जांच रिपोर्ट किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रेरित है, जांच रिपोर्ट में किसी एक इंडिविजुअल को फेवर देने की कोशिश की गई है, जांच रिपोर्ट के जो सदस्य हैं वो सदस्य दुर्भावना से ग्रसित हैं और वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंट जांच नहीं कर रहे, तो देश की अदालतों के पास खासतौर से रिट जुरिस्डिक्शन में ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी निगरानी में, चाहे रिटायर्ड जज के उसमें, चाहे अपनी निगरानी में या किसी अन्य व्यक्ति को ओवरसाइट कमेटी का, चाहे सिंगल मेंबर कमेटी और चाहे कई लोगों की कमेटी बना करके जांच को सुपरवाइज कर सकते हैं, सुपरवाइज करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा देखिए आशीष भाई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉक्सो एक्ट की वैधानिकता। पॉक्सो एक्ट में जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो है आपका एक कोई भी इंटेंशन ऐसा किया हुआ ऐसी बात
जिससे लगता है उस नाबालिग को कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो वो वहां मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आशीष भाई, आप तो लीगल जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें एक बात ये भी है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर ही है जी। तो अगर इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है, कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट फाइल हो रही है, तो वो निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच रिपोर्ट, एक जो कमेटी बनी मैरी कॉम की, डोला बैनर्जी की, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव, और एक जो जिसकी बात ओवरसाइट कमेटी की बबीता फोगट जो भाजपा नेता है उनकी बात कर रहे हैं, ये दोनों में हमें सिमिलैरिटी को ये देखना होगा, क्या सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट पर जांच हुई है? हालांकि वो रिपोर्ट कंप्लेंट पर वो रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जैसे अभी हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं, लॉयर भी हैं, वेदभूषण जी पुलिस के बड़े अधिकारी रहे। एक बात ये समझिए, पॉक्सो एक्ट के लिए जुरिस्डिक्शन बाद में आएगा, और यहाँ आरोप क्या है कि होटल के कमरे वो खुले रखते थे। यहाँ आरोप यह है कि जब कभी भी वो टूर पे जाते थे, जब कभी भी वो प्ले करने के, तो जुरिस्डिक्शन खास तौर से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का है वो कई प्लेसेस पर है, और दिल्ली में चूंकि वो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर मान लीजिए लगता है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल 177 से हिट होता है तो वो वहां ट्रांसफर करें, लेकिन जब कंप्लेंट आ रही है तो हैज टू बी टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है, और जांच रिपोर्ट की बात जो हो रही है वो इसलिए भी क्योंकि पॉक्सो एक्ट के एक साफ तौर पर कहता है कि जो कंप्लेंट होगी और कंप्लेंट के साथ जो पीड़िता का नाम वगैरह सब कुछ जो है छुपा के रखा जाएगा। ये भी एक दूसरा। तीसरा ये भी समझिए कि बृजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में, और पूर्वांचल के एक एरिया में उनका बड़ा दबदबा है, ये भी एक बड़ा दबदबा है। यही तो वजह नहीं है कि बचाया जा रहा है। आर.के. मिश्रा जी, देखिए आशीष जी, यहाँ पर ना कोई दबदबा वाली बात है और ना कोई बड़ा बाहुबली है। मैं एक चीज कहता हूँ, कानून से कोई ऊपर नहीं है। नहीं, बृजभूषण जी कानून से ऊपर हैं। नहीं आशीष जी, मैं महिमा जी, बृजभूषण जी कानून से ऊपर नहीं हो गए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष है। ये बिल्कुल पते की बात कही आशीष जी आपने, क्योंकि देखिए अभी अपने मुंह से सही शब्द का, उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया है भाजपा के नेता ने। उन्होंने बोला बाहुबली नहीं है, यही तो कह रहे हैं खिलाड़ी कि वो बाहुबली है वहां के, इसीलिए कैंप लखनऊ में लगवाए जाते हैं सारे के सारे। और हम यही बात पूछ रहे हैं कि जब दूसरी पार्टियों की बात हो और किसी की बात हो तो बोलते हैं कि कानून इनसे ऊपर है क्या, और जब खुद के ऊपर बात आती है तो कार्रवाई नहीं कराते। एक के बाद एक नेता, अभी हरियाणा के अंदर आपको याद होगा जब इन महिलाओं ने, रेसलर्स ने पहले हड़ताल की थी, उन्हीं दिनों की बात है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया गया था, और वहां एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जांच चल रही है। क्या चल रहा है वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन यही कानून का रास्ता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और अगर भाजपा अपने आप को कानून से ऊपर नहीं मानती है, तो अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था, मेरा ख्याल है कि वहां ग्राउंड जीरो से कोई कह रहा था कि ये जो है भाजपा के विरुद्ध नहीं है आरोप, ये बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध है। लेकिन भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री आज तक 4 महीने में खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। इससे ये साबित होता है कि इसमें महिमा जी, मुझे लगता है आर.के. मिश्रा जी जाएंगे। मिश्रा जी, आप जा रहे हैं ना जंतर मंतर? देखिए आशीष जी, एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो आरोप है, ये सारे आरोप, मैं एक चीज कहता हूं, इसका आधार क्या है? आज महिमा जी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। अरे भाई, वो तो जांच का विषय है, जब एफआईआर दर्ज होगी तभी ना होगा। जब मैं कह रहा हूं 72 घंटे के अंदर में, जब माननीय खेल मंत्री जी ने, आप जनवरी पे चले जाते हैं, बात अप्रैल की हो रही है, अब बैकग्राउंड में क्यों चले जाते हैं मिश्रा जी? आशीष जी, मैं बैकग्राउंड में इसलिए ले जाना चाहता हूं जो कि जहां पर सरकार का पक्ष अब है, चीजें बदल गई हैं। उस समय थाना नहीं था, उस समय एफआईआर नहीं था, उस समय शिकायत नहीं थी, उस समय कोर्ट नहीं था, उस समय राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। अब चीजें बदल गई हैं। अब आपको, मुझे लगता है कि अतीत से बाहर आने की जरूरत है, वर्तमान में आइए, चीजें बदल चुकी हैं। आशीष जी देखिए, ऐसा है, मैं अभी भी कह रहा हूं जो कि एफआईआर की जो टेक्निकलिटीज है, ये वेदभूषण जी और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, जो कि जहां पर रिपोर्ट की बात है, अभी सार्वजनिक, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं जो कि सार्वजनिक करने की, यहाँ पर समिति के सदस्यों के ऊपर ही संदेश जब व्याप्त हो रहा है, जब उसमें दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी विरोधाभास है
तो मुझे लगता है मैं कम से कमेटी कम की सरकार रिपोर्ट पे के जा ही साथ नहीं बैठ रहा हूं करके- मिश्रा जी, मैं नहीं जा रहा हूं कमेटी की रिपोर्ट पे। मैं बस ये कह रहा हूं कि देश की बेटियों को इंसाफ मिले, शिकायत दर्ज कराई गई है, बिल्कुल मिले। पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाए। आपको ये भी याद दिला देते हैं बिल्कुल, पिछली मैं बार वही जब चीज कह ये रहा हूं, प्रकरण बिल्कुल हुआ मिले, था, लेकिन खिलाड़ियों को सरकार के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातचीत तो करनी उन्होंने चाहिए, कोई ना कि कन्वर्सेशन धरना अपनी और तरफ से उसको- बंद तो नहीं की ना मिश्रा जी? उन्होंने कहा बंद कर नहीं दी? कहा। उन्होंने कहा क्या कि आपसे हम बात नहीं करेंगे? उन्होंने कभी ये कुछ कहा क्या कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि देखिए, आप मुझे- हमारे मंच पे आइए, बीजेपी के लोग भी हमारा मंच इस्तेमाल करिए। आप कैसी बात आशीष कर रहे हैं जी, मिश्रा मैं जी? कह रहा हूं जो कि अब जो धरना है, जो पिछले धरने को मैं छोड़ रहा हूं, मैं इस धरने में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को यहां पर नहीं, इस प्रतिष्ठापित धरने करने में की कोशिश FIR कर दर्ज रही होनी है, इसीलिए धरना अलग हो गया क्या? नहीं, मैं धरना कह रहा हूं, सरकार से बातचीत हो, धरना मैं कह रहा हूं भाई धरना के ऊपर मैं आपकी क्यों- तरफ से बातचीत की कौन सी पहल की गई मिश्रा जी, आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं जब क्या खेल मंत्री नहीं, आप बताइए ना कौन सी पहल की गई। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं पिछले 3 दिनों की बात कर रहा हूं कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कौन सी पहल की गई। रुक जाइए, मैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी के पास चलूंगा। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? मनोज जी, ये बताइएगा पिछले 3 दिनों में जी, सरकार बिल्कुल। की तरफ से क्या प्रयास किए गए बातचीत को लेकर? सरकार की तरफ से जहां तक प्रयास का सवाल है, यही है कि पहले दिन कोई प्रयास नहीं, दूसरे दिन एक खेल मंत्रालय की तरफ से एक औपचारिकता पूरी जरूर की जाती है कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं गतिरोध है पहलवानों में और WFI में। भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है, 3 महीने पहले भी ये गतिरोध सामने हो गए थे, वो एक औपचारिकता थी उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दीजिए, एक और कमेटी, पहलवान पहली कमेटी से खुश नहीं है, दूसरी कमेटी से खुश नहीं है, अब तीसरी कमेटी बना दी गई सुन लीजिए है मिश्रा जी। जो IOA की कमेटी है जो 45 दिन में WFI के चुनाव कराएगी और डे टू डे वर्किंग पर नजर रखेगी। ज्ञान जी, क्या कहेंगे आप कि ये जो एक कमेटी, फिर दूसरी कमेटी, फिर तीसरी कमेटी, पहलवानों का पहली 2 कमेटियों पर तो भरोसा है नहीं, अब तीसरी कमेटी बनाने से क्या बड़ा अंतर आ जाएगा? नहीं, सरकार तो एक कमेटी तो छोड़ो, जब हम सरकार से मांगते थे, जब हम पहली बार बैठे बच्चे, तो उन्होंने क्या मांगा था कि इसको हटा दो और कोई इसके परिवार के बजाओ कोई भी लगा दो ताकि ये बच्चों के साथ ये अत्याचार ना हो। तब बच्चों को क्या कहा गया, नहीं आपके पास कोई सबूत नहीं है, अब FIR कराओ। FIR कराई, बच्चों ने FIR के बारे में पता भी नहीं था। अब की बार वो उन्होंने कहा चलो ये FIR ही करा देते हैं। अब FIR करा दिया, उस टाइम उन्होंने जब FIR नहीं कराया था तो वो कह रहे थे चल ठीक है हमने कमेटी बना दी, फैसला होगा ये होगा। जब हमारी मांग थी कि इसको सस्पेंड करो, अब जब FIR की डिमांड है, अब वो कह रहे हैं हमने उसको सस्पेंड कर दिया। पहले कह रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हम हमारे ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, हम दीप इसमें जी, वो नहीं कर सकते। दीप तो कमल ये जी, बताओ, आपने ये सुना पहले हमारे ठीक थी, स्पोर्ट्स अब ठीक एडिटर है। मनोज जोशी अब को। कैसे कमेटी बन गई जब हम मांग रहे थे? जब मनोज नहीं जोशी बनाई ये तो कह रहे थे कि पहले एक कमेटी, फिर दूसरी कमेटी, अब तीसरी कमेटी की बात हो रही है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? यहां बात FIR की है, कमेटी बनाने की तो बात उन्होंने की नहीं। नहीं, देखिए अभी तो एक ही कमेटी है, ना दूसरी है ना तीसरी है, एक ही कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है मेरी कॉम की अध्यक्षता वाली। और ये बात जरूर है कि खिलाड़ी और महिला पहलवान ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, जो भी रिस्पॉन्स हो, वो थोड़ा तेजी से हो, थोड़ा जल्दी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो, उनको पता भी चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत लग रही है वो ये एक दूसरे के लिए डिस्ट्रस्ट की है कि एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर से इन खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर या फिर कुछ जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, आपस में जो ग्रुप होते हैं हर जगह, हर संस्थान में, हर एक फील्ड में होते ही हैं, उस तरीके से बात कहीं ना कहीं है। और जो मैं एक मूल सवाल जो मैंने खड़ा किया था कि राजनीति जब आएगी तो ये दायरे और बढ़ेंगे, ग्रुप आप देखना ये खिलाड़ी ही पॉलिटिकल हो जाएंगे थोड़े टाइम, इनमें से कुछ खिलाड़ी कांग्रेसी हो जाएंगे, कुछ खिलाड़ी बीजेपी के हो जाएंगे। अब हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं? मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को अपने समर्थन के लिए हॉकी के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के, आर्चरी के, एथलेटिक्स के, उन खिलाड़ियों को साथ लेना चाहिए, जो और दूसरे संघ हैं उनको साथ लेना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत सारी, और दिल्ली में जहां बैठे हैं वहां पर तो बहुत सारे जागरूक लोग हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग मौकों पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। राजनीतिक मुझे थोड़ी सी चिंता है इस बात की, मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ, खिलाड़ियों के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे अपने मन में एक बात की चिंता है कि वो कहीं किसी राजनीति का शिकार ना हो जाए या किसी बात के मोहरे ना बन गए हो या ना बन जाए आने वाले टाइम में। इससे उनको, ये पहलवान है, थोड़ा सा दिल के साफ होते हैं, थोड़ा सा उनको सचेत भी रहना चाहिए।
दीप कमल जी, सचेत रहना चाहिए। दीप कमल जी, लेकिन आप प्रत्यक्ष तौर पर, स्पष्ट तौर पर जेजीपी पहलवानों के साथ है। देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से जब ये जनवरी में विषय आया था तब भी, और अब भी जब से ये बैठे हैं, कल ही हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये बात बिल्कुल जायज है उनकी और विषय गंभीर है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर केंद्रीय खेल मंत्री को और खेल मंत्रालय को इस गतिरोध को तुरंत खत्म करना चाहिए और खिलाड़ियों को वापस जो उनकी जगह है, जहां अखाड़े में उनको रेसलिंग करते हुए होना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए। और जो एक विषय हरियाणा के खेल मंत्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी पार्टी हरियाणा में सरकार का हिस्सा है, उसमें भी एक मैं संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं। जो महिला कोच का जो विषय था हरियाणा में, उस महिला कोच ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से, जब उसका प्रकरण चल रहा था पिछले साल, तब उसने अपील की थी कि वो पंचकुला में प्रैक्टिस करना चाहती है और प्रैक्टिस उसकी बंद करवा दी गई थी। 24 घंटे के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने उसकी प्रैक्टिस पंचकुला में दोबारा शुरू करवाई थी और इस बात को खुद उन्होंने, उन महिला कोच ने स्वीकार किया था कि हाँ, डिप्टी सीएम ने मेरी हेल्प की है। तो हमारी पार्टी वैसे भी युवाओं के बीच में रहती है, अलग अलग जगहों पर हम कार्यक्रम करते हैं और इससे कोई भी वजह ही नहीं है इससे अलग होने की। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपने दीप कमल जी को भी सुना। वेदभूषण जी, अब चूंकि इस मामले में पॉस्को के तहत शिकायत दर्ज की गई है, क्या कहती है आपका जो एक्सपीरियंस है, कितने दिनों में एफआईआर दर्ज हो जाएगी? एफआईआर दर्ज भी हो पाएगी कि नहीं इस मामले में, चूंकि अब दीप कमल जी कह रहे हैं सियासत इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है? देखिए, दुबे जी ने और दीप कमल जी ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है कानूनी रूप से। मेरा कहना यह है कि कहीं ये मी टू कैंपेन पार्ट 2 ना बन जाए, क्योंकि इसमें 7 कंप्लेंट मिली हुई है आशीष जी, डिफरेंट पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला कॉग्निजेंस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम सभी को सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर अदालत तो बड़ी कोई है नहीं, मतलब वो पहलवान 4 दिन और वहां पे बैठे रहे, परंतु क्या सातों जो वेदभूषण जी, वो पहलवान वहां पे 4 दिन और बैठे रहे, आज मंगलवार है, बुधवार भी बैठे रहे, गुरुवार भी बैठे रहे और शुक्रवार को जब सुनवाई होगी पूरे दिन बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करें। आशीष जी, मैंने शुरू में कहा था वो गलत जगह पहुंच गए, गलत तरीके से बैठे हुए। वहां पर आप दोबारा गूगल करके देख लें, किसी वकील से, किसी जानकार से ले लें। ये धरना असंवैधानिक है, गैर कानूनी तरीके से। वेदभूषण जी, 17 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए, कई सारे जजमेंट देखे, तो मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज है कहां पे धरना दिया जा सकता है, कहां पे नहीं। मैं आना चाहूंगा सौरभ आपके पास। जब धरने का बेस ही गलत है तो उसमें अब देखिए ना, वेदभूषण जी को सुनिए, कह रहे हैं कि धरने का बेस ही गलत है। पंचायतें आ रही हैं। मैं इस बारे में आप रामलीला ग्राउंड आइए ना, आप रामलीला ग्राउंड आइए, मना कौन कर रहा है? किसान भी आ रहे थे। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। पहला इशू तो ये है कि अगले साल पेरिस ओलंपिक होने हैं, इस साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साक्षी मलिक भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल जीते रह गई। ये तीनों देश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब अगर इस मैटर को जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इसको अभी तक हैंडल प्रॉपर नहीं किया गया, स्पोर्टी डिस्पोजल नहीं किया गया, तो आप ये सोचिए कि हमारे ओलंपिक में वैसे ही बहुत थोड़े से मेडल आते हैं, वो मेडल जीतने का हमारा प्रॉस्पेक्ट्स कितना कमजोर हो गया है। इसके अलावा हम पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज दे रहे हैं इस चीज से। मैं एक लार्जर इशू उठाना चाहूंगा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 है, जिससे कि सारे स्पोर्टिंग फेडरेशन गवर्न होते हैं, उसमें बहुत ही साफ साफ ये प्रोविजन दिया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है मामले की जांच करने के लिए। तो क्योंकि मुझे लगता है ये इंडियन स्पोर्ट्स का मीटू मूवमेंट है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी, उनका ये काम है इसके बहाने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिड्रेसल मैकेनिज्म सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में बनाया जाए। क्योंकि मैं खिलाड़ियों से बहुत बार मिलता रहता हूं, मुझे हमेशा ये कंप्लेंट भी आती है कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, इस मामले में हुआ है नहीं, ये जांच का विषय पता चलेगा, लेकिन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये चीजें होती रहती हैं और इसीलिए स्पोर्ट्स कोड में इसका प्रोविजन किया गया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पूरा सिस्टम क्लीन अप करने का बहुत अच्छा मौका है कि सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया जाए और हर खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का उसका ग्रीवेंस उसको हैंडल किया जाए। ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले को सिर्फ रफा दफा किसी तरीके से करने मिश्रा जी, नहीं सोचना। सौरभ एक बड़ी अच्छी बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, सरकार पहले से ही विचार इसके ऊपर में की है और कल भी जैसे आप कह रहे थे, जो कि अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि कल खेल मंत्रालय की तरफ से जो व्यक्ति आए हुए थे उन्होंने बातचीत करी थी, लेकिन वहां पर जिस तरह का माहौल था वहां पे, मुझे लगता है खिलाड़ियों को राजनीति से कहीं पे भी प्रेरित न हो। नहीं, कैसा माहौल हो गया था मिश्रा जी?
कैसा माहौल हो गया था? नहीं, वहां पर जैसे जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है, उन्होंने उनको उतना तवज्जो नहीं दिया, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। मुझे इतना रिपोर्ट है जो कि जब वहां पर गए धरना स्थल पर, तो उनको ये कहा गया जो कि हाँ आप कौन है, क्या है, नहीं है, बहुत सारी बातें हुई वहां पर। मैं उस चीज में नहीं मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है मनोज जी, मुझे लगता है आशीष जी आप कुछ कह रहे थे। 1 मिनट में आ रहा हूं मिश्रा जी आपके पास। मनोज जी, जी मनोज जी, ओवर टू यू। बजरंग, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो कुछ हुआ है, कितने आप निराश हैं और कितने आप पॉजिटिव हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों के बाद? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला लिया उससे हम खुश भी हैं और दुखी हम इस चीज़ से है कि जो ब्रजभूषण के लोग जो बच्चों के नाम डिस्क्लोज किए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस के अलावा तो किसी को पता नहीं था, तो उनके तक नाम कैसे पहुँचे। जो बच्चों के जो नाम डिस्क्लोज किए गए हैं, जो एक विक्टिम है नाबालिग, उनके पास उनके लोग घूम रहे हैं, पैसे लेके धमका के डरा के उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। एक राकेश है, सेक्रेटरी है हरियाणा का, और एक महावीर बिश्नोई है जो द्रोणाचार्य अवार्डी कोच है, वो है। और वो बोल रहे कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया, विनोद तोमर ने बोला है कि इसको कैसे भी करके दबाओ। अगर वो बोल रहे कि हम ठीक है तो वो क्यों बच्चों को डरा धमका रहे हैं? अगर ठीक है तो आप क्यों बच्चों को, हमारे पास सबूत है, ये नहीं कि हम वैसे हवा में तीर मार रहे हैं, तो वो बच्चों को क्यों डरा रहे हैं? वो अभी ब्रजभूषण का मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, तो बच्चों को डरा धमका के किसी भी बच्चे को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? दिल्ली पुलिस। एक और कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी, पहली 2 कमेटियों पर तो आपका भरोसा है नहीं, और अब तीसरी कमेटी जो है वो WFI के रोजमर्रा के कामों पर नजर रखेगी। देखिए, कमेटी एक बनाई थी, फिर दूसरी बना दी। एक कमेटी का एक मेंबर का आज बयान भी आया है, बबीता फोगाट का, आपने देखा होगा कि वो क्या बोल रही है। तो मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को जरा दोहरा दीजिए कि बबीता फोगाट ने क्या कहा है। वही बोल रहा हूँ ना, उसको एक बार आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट जो है, खेल मंत्रालय क्या सपोर्ट कर रहा है खिलाड़ियों, क्या वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण। बबीता ने बोला कि मैं पढ़ रही थी रिपोर्ट को, तो उसमें मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ते 2-3 मिस्टेक बताई कि ये ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला गया था खिलाड़ियों की तरफ से, तो उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली राधिका श्रीमन ने, जो पहले साइब में अधिकारी थी, अभी वो रिटायर हो चुकी है। और ओवरसाइट कमेटी की मेंबर भी है। ओवरसाइट कमेटी की मेंबर थी, और मुझे नहीं लगता कि वो न्याय के लिए लड़ रहे थे कि बच्चों के साथ हम न्याय करेंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपके बच्चे होते तो आप क्या करते? आप भी जब भी ऐसा ही करते। तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने हिम्मत दिखाई है। 2013-14 में वो बालगढ़ में उधर डायरेक्टर भी थी, तब तो वो बोल रही थी कि ब्रजभूषण के साथ उनकी भी कुछ बात होगी थी कैंप को लेकर, तब तो वो बोल रही थी ब्रजभूषण ऐसा है, ब्रजभूषण एकदम पाक साफ हो गया। तो वो चीज़ें कमेटी, जिस दिन कमेटी में ब्रजभूषण बयान देने के लिए गया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। सारी कार्रवाई खिलाड़ियों से ही करवानी है क्या आप लोगों ने? हम 3 महीने बैठे रहे चुपचाप कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन लास्ट में हम झूठे घोषित होने लगे, तब हमने ये लीगल तरीका अपनाया। तो हम चाहते हैं जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए, और जो भी चीज़ हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। तो ये थे बजरंग पूनिया, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हमें न्याय, बजरंग पूनिया को हमने सुना, देश की न्याय व्यवस्था। आर.के. मिश्रा जी, आपने बजरंग पूनिया को सुना होगा। जल्दी से 3 छोटे छोटे जवाब हैं जो उन्होंने कहा है, सवाल उठाया। पहला कि बच्चों के नाम को डिस्क्लोज किया गया, दूसरा उन्होंने कहा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, और तीसरा कि अगर बच्चों को कल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उसका भी जैसे उन्होंने अब इस तरह के आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है जो कि कम से कम सरकार के साथ उनका कन्वर्सेशन बेहतर तरीके से होना चाहिए। इसमें किसी का माध्यम न होकर के सरकार के जो नुमाइंदे वहां पर आए हैं उनको आप रिस्पॉन्स करें। लेकिन आप अभी भी नहीं कहेंगे कि FIR होनी चाहिए? मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, आप देखिए सारे मामले सब जुडिस हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, कमिटी फिर सुप्रीम कोर्ट की आड़ में क्यों बच रहे हैं मिश्रा जी? सुप्रीम कोर्ट FIR थोड़ी ना दर्ज करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं बच नहीं रहा हूं, लेकिन जब आपको कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, कमेटी के सदस्य के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है जो कि कम से कम इस देश में न्यायालय तो जिंदा है, लेकिन सरकार के ऊपर में भरोसा रखनी चाहिए आपको। और मुझे लगता है सरकार पे भरोसा नहीं है तभी न्यायालय गए होंगे ना सर?
सर आशीष जी, मैं कह रहा हूं इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा अपने खिलाड़ियों से, इनके कुशलता के ऊपर में, इसके कर्मठता के ऊपर में कहीं जी मिश्रा जी, समय की कमी है महिमा जी, समय की कमी है, इसलिए डिबेट को यहीं पर समरप करना पड़ेगा। लेकिन आरके मिश्रा जी, नेता बीजेपी के, एडवोकेट महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस की, और इसके अलावा अश्वनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन बजरंग पुनिया ने अपने बयान में कई अहम बातें कही। पहला ये कि बच्चों का नाम, यानी जिन लोगों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया उनके नाम को डिस्क्लोज किया गया। दूसरा ये कि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका जिम्मेदार कौन, और तीसरा ये कि आखिर वो कौन शख्स है जो इन्हें धमका रहा है। लेकिन नजर इस बात पे भी रहेगी कि आखिर दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों की शिकायत पर FIR दर्ज कब तक करती है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडिया।